हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे प्रीवियस वीडियो में कक्षा 11वीं जीव विज्ञान से पाठ 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, है ना। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को देख रहे थे? हम लोग संयोजी उत्तक देख रहे थे। संयोजी उत्तक के प्रकार देखे। आज संयोजी उत्तक का पहला प्रकार सरल संयोजी उत्तक को देखते हैं, कैसा होता है, उसकी पहचान क्या होती है, उनके प्रकार क्या होते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो जो सरल संयोजी उत्तक होता है वो जेली के जैसा होता है। ठीक है, जेली के जैसे अधात्री की उपस्थिति से होता है। यह स्थिति के आधार पर इस उत्तक को निम्नलिखित 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा ही था। तो ये हो गया, ये ढीला ढाला संयोजी उत्तक होता है। कैसा होता है? ढीला ढाला संयोजी उत्तक होता है। इसका आधात्री जेली सदृश, पारदर्शक एवं चिपचिपा होता है। ये जो उत्तक होता है इसका मतलब जो साइड में होता है, मैट्रिक्स जो होता है वो चिपचिपा जेली के समान होता है। इसके उत्तक के ये जो उत्तक होते हैं इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? झिल्ली पाया जाता है, जो क्या होते हैं? पेशियों को जोड़ने में पाया जाता है। ठीक है, पेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। यह त्वचा के ठीक नीचे रुधिर वाहिकाओं तथा तंत्रिकाओं के चारों तरफ होता है। जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं और तंत्रिकाएं होती हैं उसके चारों तरफ होता है। पेशियों के मध्य में झिल्ली के रूप में अल्प मात्रा में पाया जाता है। जो पेशियां होती है हमारे बॉडी में, जो मसल्स होते हैं उस मसल्स में क्या पाया जाता है? झिल्ली के रूप में पाया जाता है। इसमें रुधिर एवं लसिका केशिकाओं तथा तंत्रिकाओं के अतिरिक्त 3 प्रकार के संयोजी उत्तक तंतु तथा केशिकाएं जो होती है बिखरी होती हैं। इसमें उत्तक दो अंतर संयोजी उत्तक जो होता है वो 2 प्रकार का तंतु पाया जाता है। उसमें पहला है आपका पीले लचीले इलास्टिन तंतु। क्या है? येलो इलास्टिन फाइबर्स। इस प्रकार के जो तंतु होते हैं वो सामूहिक बंडलों के रूप में विन्यस्त नहीं होते हैं। अलग अलग सामूहिक बंडल जो होते हैं उनके रूप में विन्यस्त नहीं होते हैं। ये शाखित होते हैं, ब्रांचेस में होते हैं और पीले तथा महीन और कम संख्या वाले होते हैं तथा अधात्री में अनियमित रूप से फैले होते हैं। जो मैट्रिक्स होता है उसमें अनियमित रूप से फैले होते हैं। ब्रांचेस होते हैं, येलो कलर के होते हैं और इस प्रकार से फैले होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़कर जाल सदृश संरचना का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? जो एक दूसरे से जाल सदृश संरचना का निर्माण करते हैं। इन्हीं कारण इन्हें अंतराली उत्तक में अत्यंत लचीलेपन का, जो अंतराली उत्तक होता है वो लचीला क्यों होता है? इसी के कारण होता है, येलो इलास्टिन तंतु के कारण। फिर है श्वेत कोलेजन तंतु, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स। ये तंतु जो होते हैं वो अपेक्षाकृत कड़े होते हैं तथा अशाखित, लहरदार और समूहीकृत होकर मोटे बंडलों के रूप में विन्यस्त होते हैं। ये जो तंतु होते हैं, श्वेत कोलेजन तंतु जो होते हैं, ये तंतु जो होते हैं अपेक्षाकृत कड़े होते हैं। ठीक है, जो येलो इलास्टिन तंतु होते हैं वो लचीले होते हैं और अनियमित रूप से फैले होते हैं। ये क्या होते हैं? अशाखित होते हैं। इस प्रकार के अशाखित होंगे और लहरदार होते हैं। समूहीकृत होकर मोटे बंडलों के रूप में विन्यस्त हो जाते हैं। ऐसे समूहीकृत हो जाएगा और क्या होगा? एक बंडल बना लेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? विन्यस्त हो जाता है। फिर है जाल तंतु। ये महीन लोचहीन। अच्छा देखो, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो येलो इलास्टिन फाइबर जो पढ़े वो कैसा दिखाई देता है। तो येलो इलास्टिन फाइबर इस प्रकार का होता है जो शाखित रूप से दिखाई देता है। ये मैक्रो फेज मैट्रिक्स में पाया जाता है। येलो कलर का होता है, शाखित होता है और सब तरफ से असमूहीकृत रूप में नहीं, अलग अलग रूप में विन्यस्त होता है और फैला होता है। ये क्या करता है? लचीला बनाना, अंतराली कोशिकाओं की पेशियां जो होती है उनको लचीला बनाने का काम करता है। फिर जो है व्हाइट फाइबर्स या कोलेजन फाइबर्स जिसको बोलते हैं, ये व्हाइट कलर का होता है। ये अशाखित होता है और लहरदार संरचना के रूप में होता है और समूह में उपस्थित होकर एक मोटे बंडल के रूप में विन्यास्त होता है और ये थोड़ा कड़ा होता है। फिर नेक्स्ट है आपका जाल तंतु। ये महीन होता है, पतला होता है, लोचहीन होता है, मतलब इसमें ये लचीला नहीं होता है। अशाखित तथा गुच्छों के रूप में एकत्रित होकर अलग रूप से इधर उधर फैले रहते हैं। ठीक है, ये आपस में अनियमित रूप से वितरित होकर एक तंतुओं का जाल बनाए रहते हैं। ये रेटिकुलिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। ये भ्रूण तथा नवजात शिशु के संयोजी उत्तक में उपस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं? जो भ्रूण होता है और नवजात शिशु जो होते हैं उनके संयोजी उत्तक, उनके कनेक्टिव टिश्यू में जाल तंतु जो होते हैं महीन रूप में उपस्थित होते हैं।
यह रक्त वाहिनियों एवं तंत्रिकाओं के भी निर्माण में भाग लेता है। जो रक्त वाहिनियों का निर्माण होता है और तंत्रिकाओं का निर्माण होता है उसमें भी ये जाल तंतु जो है वो भाग लेता है। अंतराली संयोजी उत्तक में देखेंगे तो कोशिकीय घटक के रूप में 5 प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती है। जो उत्तक मतलब हो गया कोशिकाओं का समूह, तो इसमें 5 प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है। पहला है आपका फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं, ये सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाले सबसे बड़ी चपटी होती है, सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, चपटा होता है, शाखित होता है तथा पतली दीवार वाली कोशिकाएं होती हैं। इनकी कोशिकाएं जो होती है वे श्वेत और पीली होती है, सफेद होता है और पीला होता है। श्वेत कोशिकाएं जो होती है वो पतली होती है, लंबी एवं श्वेत तंतु के गुच्छों से चिपकी रहती है। पीली कोशिकाएं जो होती है वो अनियमित आकार की होती है तथा अब क्या होता है परिधि में मतलब अधात्री मैट्रिक्स में फैले हुए रूप में रहती है। दोनों प्रकार की कोशिकाएं जो होती है जैसे कि श्वेत और येलो, सफेद और पीला, फाइब्रोब्लास्ट जो होता है वो नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये श्वेत तथा पीले तंतुओं के संसर्ग में होता है अतः यह माना जाता है कि उसके निर्माण में भी संलग्न होता है। फिर दूसरा है मास्ट कोशिकाएं। मास्ट सेल्स जिसको बोलते हैं, ये कोशिकाएं कैसा होता है, गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, इसका शेप क्या होगा, गोलाकार होगा, अंडाकार होता है तथा प्रायः रक्त वाहिनियों के चारों तरफ पाया जाता है। इसके आसपास क्या पाया जाता है, रक्त वाहिनी जो होती है अगर इसके बीच है तो ये इस प्रकार से उसके चारों ओर मास्ट कोशिकाएं जो है वो पाई जाती है। ये भी क्या होती है, शाखित प्रकृति वाली होती है, बहुत सारे कणिका के रूप में होती हैं। ये रक्त वाहिनी तथा रुधिर संवहन को नियंत्रित करने वाले पदार्थों को स्रावित करती है। क्या करती है, रक्त वाहिनी जो होती है और रुधिर संवहन का जो कार्य करती है उसको नियंत्रित करने, उनको जो नियंत्रित करने वाले पदार्थों को क्या करती है, नियंत्रित जो करता है उस पदार्थ को स्रावित करने का कार्य करती है। इनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थों में सीरोटोनिन एक विशिष्ट प्रोटीन होता है। जो सीरोटोनिन होता है वो क्या होता है, मास्ट कोशिकाओं में एक विशिष्ट प्रोटीन होता है जो रुधिर वाहिनियों को संकुचित कर रुधिर दाब को बढ़ा देता है। जो रुधिर वाहिनियां होती है उसको संकुचित कर देता है और दाब को बढ़ा देता है। दूसरे प्रकार का प्रोटीन जो होता है वो हिस्टेमिन, रक्त वाहिनियों को फैलने में, देखो 2 प्रकार का होता है, सीरोटोनिन जो होता है वो रक्त वाहिनियों को सिकुड़ता है और जो हिस्टेमिन जो होता है वो रक्त वाहिनियों को फैलाने का कार्य करता है। तीसरा पदार्थ पाया जाता है हिपेरिन, जो क्या करता है, एक विशिष्ट कार्बोहाइड्रेट होता है जो रक्त वाहिनियों को जमने से रोकता है। हमारे शरीर के अंदर में जो ब्लड होता है, देखना आप अगर आपका चोट लग जाता है आपके हाथ पैर में कहीं पे भी, तो क्या होता है कि बाहर जब खून निकलता है तो कुछ देर निकलने के बाद वो बंद हो जाता है और वो जो रक्त होता है वो वहाँ पे जमना शुरू कर देता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे रक्त वाहिनियाँ होती हैं उसमें लेकिन वही जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के अंदर में नहीं जमता है। क्यों, इसका कारण क्या है, तो इसमें जो कारण है कि जो मास्ट कोशिकाएं हैं उसमें हिपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो ब्लड को थक्का बनने से रोकता है। और जब वही ब्लड जब वो रक्त वाहिनियों के कटने के कारण बाहर आ जाता है तो उसमें हिपेरिन नामक वर्णक जो होता है वो नहीं पाया जाता है। इस कारण क्या होता है कि उसमें थक्का नहीं जमता। और 2 प्रकार के और पदार्थ पाए जाते हैं। सीरोटोनिन जो होता है वो क्या करता है, रक्त वाहिनियों को फैलने से रक्त वाहिनियों को दबा मतलब क्या करता है, संकुचित करता है। तथा दूसरा जो पदार्थ होता है हिस्टेमिन, वो क्या करता है, रक्त वाहिनियों को फैलने में कार्य करता है। फिर है प्लाज्मा कोशिकाएं। ये कोशिकाएं जो होती है वो लिम्फोसाइट से बनती है। प्लाज्मा कोशिकाएं जो होती है कहाँ से बनती है, लिम्फोसाइट से बनती है और ये प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। प्रतिरक्षियों का मतलब एंटीबॉडीज जो होते हैं, जो फॉरेन मटेरियल्स आते हैं उनसे लड़ने वाली जो पदार्थ होती है उनसे वो रक्षा करती है, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नियंत्रित करती है। ये लिम्फोसाइट से आकार में बड़ी गोल और अंडाकार कोशिकाएं होती है। देन उसके बाद है लसिका कोशिकाएं। ठीक है, लसिका कोशिकाएं जो है वो लिम्फोसाइट सेल्स भी बोलते हैं जिसको। ये क्या होता है, अनियमित आकार की कोशिकाएं होती है। लसिका कोशिका जो होता है वो क्या होता है, अनियमित आकार की कोशिका होता है तथा ये क्या करता है, लसिका में पाया जाता है, रुधिर और लसिका में पाया जाता है। अगर देखेंगे तो ये अस्थायी पर सरल जो तरल संयोजी उत्तक है उनमें भी प्रवेश कर जाता है। ये रोग प्रतिकारक एवं प्रतिरक्षी पदार्थों का स्त्रावण करता है तथा शरीर में प्रवेश करने वाली हानिकारक पदार्थों तथा रोगाणुओं को नष्ट कराने का कार्य करता है। लसिका कोशिकाओं के बाद क्या है,
आपका हिस्टोसाइट्स। हिस्टोसाइट्स ये क्या है, भक्षाणु बीज जिसको बोलते हैं, फेगोसाइट्स भी बोलते हैं, हिस्टोसाइट्स जो होता है उसको फेगोसाइट्स भी बोलते हैं। ये क्योंकि ये बाहर में प्रवेश करने वाले हानिकारक पदार्थ जो होते हैं, बाहर से जो प्रवेश करते हैं, फॉरेन मटेरियल जो होते हैं हमारे बॉडी में आते हैं, उसको खा जाती है। इनकी जो कोशिकाएं होती है अनियमित आकार की होती है तथा ये अमीबा की तरह बाह्य पदार्थों का भक्षण करती है। अमीबा के जैसे क्या करती है, बाह्य पदार्थों का भक्षण करने का कार्य करती है। अगर हम लोगों ने देखा संयोजी उत्तक कितने प्रकार का होता है, तो संयोजी उत्तक होता है 3 प्रकार का। ठीक है, तो पहला था सामान्य संयोजी उत्तक। सामान्य संयोजी उत्तकों को फिर हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है तंतु संयोजी उत्तक और दूसरा है कोशिकाएं। तंतु संयोजी उत्तक में कोलेजन है आपका, फिर है जालवत और पीले लचीले तंतु, 3 हो गया। कोशिकाएं 5 प्रकार की होती है, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा कोशिकाएं, लिम्फोसाइट, वसा कोशिकाएं और इसको ये भी बोलेंगे, इसको बोलेंगे मास्ट कोशिका। प्लाज्मा मतलब ये हो गया, ये लसिका कोशिकाएं हो गए। फिर दूसरा है आपका तंतुमय संयोजी उत्तक, श्वेत तंतुमय और पीला इलास्टिन। इसको हम लोगों ने पढ़ा, तंतुमय संयोजी उत्तक को श्वेत तंतुमय और पीला इलास्टिन। अब है विशिष्ट संयोजी उत्तक। विशिष्ट संयोजी उत्तक को 4 भागों में बांटा जा सकता है, वर्णक, वसीय, जालम और श्लेष्मिक। वर्णक, वसीय, जालम और श्लेष्मिक। यहाँ हिस्टोसाइट्स होता है, ये जो बाहर की कोशिकाओं को खा देता है, ये मास्ट सेल ऐसा दिखाई देता है आपको। ठीक है, ये है फाइब्रोसाइट्स, इस प्रकार का अनियमित आकार का होता है। ये है मैट्रिक्स, मध्य में मैट्रिक्स की कणिकाएं पाई जाती है। फिर है दूसरा वर्षीय उत्तक, एडिपोज टिश्यू। ये क्या होता है, जो एडिपोज टिश्यू जो होता है, ये जो उत्तक होता है वो अंतराली उत्तक के समान ही होता है, लेकिन इसका जो फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिका होता है वो वसा संग्रह करने के रूपांतरित हो जाती है। यही कारण है कि इसे वशीय उत्तक कहा जाता है। ये इसको वशीय उत्तक बोलते हैं। ठीक है, ये वर्षीय नहीं है, ये वशीय उत्तक है। वसीय उत्तक क्यों बोलते हैं, ये क्या होता है, अंतराली उत्तक के समान ही होता है, लेकिन ये क्या करता है, अपने में जो इसके फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिकाएं हैं, फाइब्रोब्लास्ट कोशिका जो होती है वो वसा का स्टोरेज करना प्रारंभ कर देती है, इसलिए इसको वसीय उत्तक भी बोलते हैं। और ये जो वसा होती है स्टोरेज के बाद एक बड़े गोले के समान रचना में बदल जाती है। उन्हें इससे तंतु तथा दूसरी कोशिकाएं भी अंतराली उत्तकों के समय पाई जाती है। ये उत्तक जो होते हैं वो मादा में बहुत अधिकता में पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं का संचित जो होता है वसा जो होता है स्टोरेज के कारण क्या हो जाता है, शरीर को ये क्या करता है, जो वसीय उत्तक होता है वो क्या करता है, महिलाओं के शरीर में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये क्या करता है, संचित वसा जो मतलब स्टोरेज करके रखा रहता है वसा को, उसके क्या करता है, एनर्जी देता है, बाद में एनर्जी रिलीज करता है, ऊर्जा देता है। और जो त्वचा के निचले समूह में उपस्थित होने के कारण जो आंतरिक अंगों होते हैं उनको क्या करता है, बचाता है, दबाव या धक्कों से होने वाले हानियों से बचाता है। साथ ही शरीर के ताप को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है वसीय जो उत्तक होता है। इसको बोलेंगे एडिपोज सेल वसीय उत्तक। इस प्रकार का होता है, गोलाकार होता है, बीच में वसा का संचयन करता है, संचित करता है ना। फैट ग्लोब्यूल्स बोलते हैं जिसको, जिसके बीच में जहाँ पे वसा का संचय होता है और एक गोलनुमा रचना में बदल जाता है, गोलाकार संरचना में बदल जाता है, इसको बोलते हैं फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, यदि ये फैट ग्लोब्यूल जो है वो खाली होते हैं तो इसको बोलते हैं इम्प्टी एडिपोज सेल। क्या बोलते हैं, इम्प्टी एडिपोज सेल। और अगर जो फिल होगा उसको बोलेंगे एडिपोज सेल। फिर है दूसरा वर्णकीय उत्तक। तीसरा प्रकार का दूसरा प्रकार है आपका वर्णकीय उत्तक। जो स्पेशल उत्तक होते हैं उसमें से दूसरा प्रकार है वर्णकीय उत्तक। इसको क्या बोलेंगे, अंतराली संयोजी उत्तक है, क्योंकि इसकी जो अधात्री होती है, मतलब इसकी जो मैट्रिक्स होती है उसमें तंतु एवं अन्य कोशिकाओं के साथ कुछ वर्णक या क्रोमेटोफोर्स या युक्त कोशिकाएं भी बिखरी होती है। ठीक है, मैट्रिक्स जो होता है उसमें तंतु भी बिखरा होता है, कुछ वर्णक या कुछ
वर्णक होते हैं, कुछ क्रोमेटोफेज भी जो पतले महीन धागेनुमा संरचना होते हैं वो भी बिखरी हुई होती है और बहुत ज़्यादा शाखित होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं जो होती है वो रंगीन होती है, इसलिए इसकी कैसी दिखाई देती है, इसकी जो रंगीन होती है कौन कौन से कलर की होती है, तो ये रंगीन कोशिकाएं जो होती है वो कणिकाओं के कारण कभी काली, कभी भूरी, कभी नीली, पीली, सफ़ेद और सुनहरी कलर की दिखाई देती है। ये जो ऊतक होते हैं वो त्वचा का, डर्मिस का तथा नेत्र की रक्त पटल, आइरिस तथा त्वचा की डर्मिस में पाए जाते हैं। ये जो वर्णकीय ऊतक होता है ये हमारी बॉडी में ऊपरी सतह पर पाया जाता है और आंखों में जो रेटिना होता है, आइरिस जो होता है उसमें पाया जाता है। फिर है आपका जालिका में संयोजी ऊतक। इस प्रकार का जो ऊतक होता है वो लसिका में होता है जिसमें अत्यधिक शाखान्वित श्वेत कोलेजन तंतु के समान इस जालिका जो होती है वो फैली हुई होती है, उसका फैला हुआ एक जाल के रूप में पाया जाता है, सफ़ेद टिश्यूज के जैसे ना। इस जाल में अपेक्षाकृत बड़ी बड़ी असममित शाखान्वित कोशिकाएं बिखरी हुई होती हैं जिन्हें जालिका कोशिकाएं कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? असममित बोल रहे हैं, जो अनियमित आकार का होता है और क्या करता है, शाखाओं में बटा होता है कोशिकाएं, जैसे इस प्रकार की कोशिकाएं जो है वो इसमें बिखरी हुई होती है। इसको जालिका कोशिकाएं कहा जाता है। इन कोशिकाओं की शाखाएं जो होती है वो परस्पर जुड़े रहती है। यह ऊतक और रुधिर कणिकाओं के निर्माण का स्थल होता है। इसमें जीवाणु भक्षण की भी क्षमता होती है। रेटिकुलर फाइबर्स इस प्रकार का दिखाई देता है। मैंने बोला आपको ये क्या करता है, जंतु को भक्षण करने का भी कार्य करता है। फिर है रेशेदार या तंतुमय संयोजी ऊतक। इस प्रकार ऊतक की पहचान, इसमें आधात्री मात्रा में एकदम कम तथा रेशे बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। जो मैट्रिक्स जो होता है, इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं वहाँ पे क्या होता है, मैट्रिक्स जो होता है वो कम होता है और रेशे जो होते हैं बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं। इस लक्षण के कारण उन्हें ऊतक को मुख्यतः तंतुमय ऊतक कहा जाता है। तंतु के प्रकृति के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, श्वेत तंतुमय ऊतक व्हाइट फाइब्रियस टिश्यू, या ये कोलेजन युक्त तंतु में ऊतक होता है। तंतु जो होते हैं वो छोटे छोटे गुच्छकों के रूप में पाए जाते हैं और तंतुओं के समूह के बीच बीच में अत्यल्प मात्रा में अधात्री उपस्थित होता है। बहुत सारे टिश्यूज के रूप में होंगे और क्या होगा, यहाँ पे अधात्री होता है। मैट्रिक्स जो होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। तंतुओं तथा अधात्री के साथ माइक्रोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती है पंक्तियों में एक दूसरे से सटी रहती है। नेत्र कैसे होते हैं, गोलक, उपास्थि। नेत्र के जो गोलक होता है, अस्थि होता है, उपास्थि है, शिशन आदि में इसी ऊतक के जो इनके खोल होते हैं, मतलब इनका जो कवर होता है वो इसी से बने होते हैं। पेशियां तथा हड्डी को आपस में जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार की लोच रहित मजबूत डोरी के समान रचनाएं पाई जाती है। पेशियां और हड्डी कैसे जुड़ती है, संयोजी ऊतकों से जुड़ेगी। तो कौन से संयोजी ऊतक? तो श्वेत तंतुमय ऊतक के माध्यम से जुड़ी होती है। ठीक है, ये कैसा होता है, लोचदार। लोचदार मतलब क्या होता है, लचीला होता है और मजबूत होता है। और ये डोरी के समान संरचना होता है जिसे क्या बोलते हैं, कंडराई या टेंडन कहा जाता है। ये कोलेजन तंतुओं के समानांतर क्रम में व्यवस्थित होने के कारण बनती है। इस प्रकार का दिखाई देगा। ये जो मैट्रिक्स है ये बहुत कम होता है और ये जो बंडल ऑफ व्हाइट कोलेजन है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर है पीले तंतुमय ऊतक। नाम के अनुसार ऐसे ऊतक जो होते हैं वो पीले इलास्टिन वाले तंतु वाला, इलास्टिक मतलब हो गया आपका खिंचाव युक्त, लोचदार होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी जो मैट्रिक्स की सहायता से जोड़ने का कार्य करती है। इसमें अंगुलियों तथा पैरों की हड्डियां को जोड़ने वाले जो ऊतक होते हैं इससे निर्मित होते हैं। वाक रज्जु, श्वसन नाल, रुधिर वाहिनियों के दीवार, प्लीहा के खोल तथा फेफड़ों में भी यह ऊतक पाया जाता है। इस प्रकार का दिखाई देगा ये। फिर है कंकाली संयोजी ऊतक। कशेरुकियों में पूरे शरीर को साधने तथा उसकी विशिष्ट आकृति को बनाए रखने के लिए अस्थियों, उपास्थियों का बना ढांचा होता है जिसे कंकाल तथा कंकाल कहते हैं। इसके निर्माण में संलग्न ऊतकों को कंकाली संयोजी ऊतक कहते हैं। कंकालों को जोड़ने के लिए पूरे देखो, कशेरुकियों के पूरे बॉडी में कंकाल तंत्र पाया जाता है। उस कंकाल को जोड़ने के लिए संयोजी ऊतकों का समूह पाया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंकालीय संयोजी ऊतक बोलते हैं। यह ऊतक सबसे कठोर ऊतक होता है क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण पाया जाता है। यह पेशियों को जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है। यह शरीर को लोचदार लचीला बनाता है। इस कारण जंतु गति करता है। यह शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है और प्रकृति और संरचनात्मक घटक के आधार पर यह ऊतक जो होता है कंकाली संयोजी ऊतक वो दो प्रकार का होता है, उपास्थि और अस्थि। ठीक है, लचीला पारदर्शक जेली सदृश संरचना होता है जो कि विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन
क्वाड्रीन का बना होता है। ठीक, क्वाड्राडाइटिन सल्फेट तथा कीरेटिन सल्फेट और इलास्टिन तंतुओं का एक सुव्यवस्थित जाल फैला होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कीरेटिन सल्फेट के मिलने से बना होता है। क्वाड्रीन जो होता है उसमें कोलेजन उपास्थि को दृढ़ता प्रदान करता है। क्या बोल रहा है, जो विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन क्वाड्रीन का बना होता है, जो क्वाड्राइटिन सल्फेट होता है, वो क्या करता है, जो सल्फेट होता है उसमें उपस्थित सल्फेट क्वाड्राइटिन में जो सल्फेट होता है वो इलास्टिन तंतुओं का सुव्यवस्थित जाल फैला के रखता है, जो क्या करता है, कीरेटिन सल्फेट्स के मिलने से बना होता है। क्वाड्रीन जो होता है वो कोलेजन उपास्थि की दृढ़ता प्रदान करता है। जो उपास्थि होता है, अगर हम लोग देखेंगे ये उपास्थि है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो उपास्थि होता है वो कैसा होता है, लचीला होता है, पारदर्शक होता है, जेली के समान दिखाई देता है, जो कि विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन क्वाड्रीन का बना होता है। जो उपास्थि होता है किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और क्वाड्रीन का बना होता है। जो क्वाड्रा होता है, क्वाड्राइटिन जो होता है वो सल्फेट के मिलने से और कीरेटिन सल्फेट तथा इलास्टिन तंतुओं के एक सुव्यवस्थित जाल के रूप में फैला होता है। ठीक है, जो कीरेटिन सल्फेट के मिलने से बना होता है। क्वाड्रीन में कोलेजन उपास्थि को दृढ़ता प्रदान करता है। जो कोलेजन होता है, क्वाड्रीन में जो कोलेजन उपस्थित होता है वो उपास्थि को मजबूती प्रदान करता है, परंतु जाल के अधिकता के कारण उपास्थि में काफ़ी लोच भी होता है। जो जाल बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, जाल जो बहुत ज़्यादा होता है वो थोड़ा ढीला पड़ते जाता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, लचकदार होता है। मैट्रिक्स के बीच बीच में खाली स्थान या छोटी थैलियाँ पाई जाती है। जो मैट्रिक्स होता है उसके बीच बीच में खाली स्थान और छोटी छोटी थैलियाँ पाई जाती है, जिसे गर्तिकाई या लैक्यूनी कहते हैं। इनमें एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा रहता है। प्रत्येक लैक्यूनी में 1 से 4 की संख्या में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, जो मैट्रिक्स होता है इसका, उसमें क्या पाया जाता है, इसमें अधात्री जो होते हैं मैट्रिक्स होता है उसमें खाली स्थान होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है, थैलीनुमा संरचना पाया जाता है। उस थैलीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं, गर्तिकाई या लैक्यूनी बोलते हैं। जो लैक्यूनी होता है वो तरल पदार्थों से भरा हुआ होता है, और जो लैक्यूनी होते हैं उनमें कम से कम 1 से 4 की संख्या में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट या फिर कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है। ये कोशिकाएं जो होती है वो स्वयं विभाजित होती रहती है और नई नई गर्तिकाओं का निर्माण करती है, जिसके कारण उपास्थि को आवश्यकतानुसार वृद्धि होती है। नई नई थैलियों का निर्माण करता है, जिससे उसकी संख्या बढ़ती है, और उसकी संख्या बढ़ रही है मतलब क्या बढ़ रहा है, उसका उसमें वृद्धि हो रहा है। ठीक है, उपास्थि में उपास्थि का बाहरी सतह क्या होता है, सुदृढ़ होता है, महीन रक्त कोशिका युक्त होता है, पतला होता है और तंतु में झिल्ली वाला पाया जाता है। इसको परिउपास्थि या फिर पेरिकार्डियम कहते हैं। यह भोज्य पदार्थों को उपास्थि तक पहुंचाने के लिए यातायात की सुविधा देता है। जो भोज्य पदार्थ जो जाते हैं उसको क्या करता है, परिउपास्थि या फिर पेरिकार्डियम जो होता है वो क्या करता है, यातायात जैसे ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उपास्थियों के भी अलग अलग प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो पहला है काचाभ उपास्थि। पहला प्रकार है उपास्थि का काचाभ उपास्थि। काचाभ उपास्थि जो होता है वह तंतु रहित या फिर अत्यधिक महीन कोलेजन तंतु युक्त हल्के नीले रंग का अर्ध पारदर्शक मैट्रिक्स युक्त उपास्थि होता है। कैसा उपास्थि होता है, जो काचाभ उपास्थि होता है वो कैसा बोल रहा है, अर्ध पारदर्शक होता है, तंतु रहित होता है, मतलब उसमें ज़्यादा तंतु नहीं पाए जाते हैं, कोलेजन युक्त होता है, नीले रंग का पदार्थ होता है, उसको मैट्रिक्स होता है, उसको बोलते हैं काचाभ उपास्थि। यह लचीला होता है। यह मुख्यतः हाथ और पैर की लंबी हड्डियों के संधियों तल पर महीन लचीली गद्दियों के रूप में होता है। यह श्वास नली, हॉयड, स्टर्नम तथा पसलियों के सिरे पर पाया जाता है। यह हड्डियों पर पड़ने वाले धक्के जो पड़ते हैं ना हड्डियों में, उसको सहने के लिए ये कार्य करता है। इस प्रकार का दिखाई देता है ये।
फिर है दूसरा रेशेदार उपास्थि। नाम है इसका रेशेदार, मतलब ये क्या होता है, इसमें कोलेजन में तंतुओं के गुच्छे पाए जाते हैं रेशे के समान। तो ये क्या होता है, कशेरुकाओं के बीच स्थित अंतर कशेरुकी गद्दियाँ जो होती है इस प्रकार की उपास्थियों की बनी होती है। इस तंतुओं के गुच्छ स्वरूप में होने के कारण इस प्रकार की उपास्थि जो होती है वो अधिक मजबूत प्रकृति की होती है। हमारे शरीर की उपास्थि के ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम का आवरण उपस्थित नहीं होता है। ये है रेशेदार उपास्थि, जिसमें फिर तीसरा है प्रत्यास्थ उपास्थि। यह लक्षणों में रेशेदार उपास्थि की तरह ही होता है, परंतु इसमें कोलेजन रेशों के बंडल की जगह क्या पाया जाता है, इलास्टिन तंतुओं का जाल होता है, जिसके कारण ये काफ़ी लचीले होते हैं। इलास्टिक और रेशे में अंतर क्या होता है, जो रेशे होते हैं वो उसमें ज़्यादा खिंचावट नहीं होता, लेकिन इलास्टिक जो होता है वो खिंचावट युक्त होता है। तो ये इलास्टिन तंतुओं का बना होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लचीला होता है। यह उपास्थि जो होती है हमारे कान के सिरे पर बाएं कर्णों के में आदि में पाया जाता है। जस्ट लाइक ये देखो, हम लोग कान को अगर घुमाते हैं तो ये थोड़ा घूम जाता है ना, ऐसे पूरा मुड़ जाता है और कुछ नहीं होता है। ये किससे बना होता है, इलास्टिन तंतुओं से बना होता है। यह उपास्थि जो होती है वो पेरिकॉन्ड्रियम के खोल से आवरणित होता है। फिर फोर्थ है आपका कैल्सीकृत उपास्थि। इस प्रकार की उपास्थि का चाभ उपास्थि की तरह विशेषताओं से परिपूर्ण होता है, लेकिन बाद में कैल्शियम के लवणों का जब जमाव होता है तो इसके कारण क्या होता है, लचीलापन समाप्त हो जाता है। उसकी जगह पर क्या होता है, जब कैल्शियम का जमा हो जाता है तो उसमें कड़ापन आ जाता है। यह उपास्थि अस्थि के लक्षणों से युक्त परिलक्षित होती है। जो कैल्सीकृत उपास्थि होती है वो अस्थि के जैसे ही पता चलता है कि अस्थि के जैसा ही है। इस प्रकार की जो उपास्थि होती है ये प्यूबिस में, अंश मेखला, श्रोणि मेखला, फीमर, ह्यूमरस तथा अंश मेखला के सुप्रा स्केपुला के दोनों सिरों पर पाई जाती है। ये है आपका कैल्सीकृत उपास्थि। फिर दूसरा है आपका अस्थि। अन्य संयोजी ऊतक की तरह अभी अस्थि जो है वो कोशिकाओं, अधात्री और तंतुओं की बनी होती है। अस्थि भी किससे निर्मित होती है, तो अधात्री मैट्रिक्स, अधात्री हो गया और क्या हो गया आपका मैट्रिक्स के साथ साथ तंतु और कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यह एक कठोर, ठोस तथा मजबूत प्रकृति वाली होती है, संयोजी ऊतकों से बनी होती है। कशेरुकों के अंतःकंकाल का ज्यादातर भाग जो होता है वो अस्थि का बना होता है। कशेरुक जो प्राणी होते हैं उनके शरीर का अधिकतर भाग किससे बना होता है, अस्थि का बना होता है। ये बहुत सघन होता है, दृढ़ होता है, कड़ा होता है। इसको क्या, जो कि ओशिन तथा अनेक प्रोटीन जैसे ओशिमोम्यूकाइड, ओसियो एल्ब्यूमोनाइड का बना होता है। अस्थि का लगभग 30% हिस्सा जो होता है वो प्रोटीन का होता है। अस्थि का 30% हिस्सा किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसके अधात्री में निलंबित कोलेजन तंतु भी होते हैं। अस्थि में अकार्बनिक जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम के फॉस्फेट तथा हाइड्रोक्सीएपेटाइट के रवा होते हैं, जिसके कारण जो हड्डियां होती है वो ठोस और कठोर हो जाती है। हड्डियों के ठोस और कठोर होने का कारण क्या होता है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट लवर हाइड्रोक्साइएपेमाइड के रवे होते हैं, जिसके कारण हमारा जो हड्डी होता है वो कठोर होता है। जो हड्डी होता है वो क्या करता है, ढांचा बनाता है और कोमल अंगों की रक्षा करता है। पेशियों को क्या करता है, संधि प्रदान करता है और गति और प्रचलन के लिए भी कार्य करता है। हमारी बॉडी को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह एक दोहरा आवरण होता है। जो अस्थि होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, तंतुओं का दोहरा आवरण होता है, जिसे क्या होता है, परिअस्थिका या फिर पेरियोस्टियम कहते हैं। जो जैसे मान के चलो ये हड्डी है तो इसके आसपास क्या होगा, तंतुओं का आवरण होगा, इसको क्या बोलेंगे, परिअस्थिका या फिर पेरियोस्टियम कहते हैं। इस आवरण के द्वारा टेंडस, लिगामेंट्स तथा दूसरी पेशियां जुड़ी रहती है। परिअस्थि की आंतरिक सतह पर एक कोशिकीय मोटी स्तर पाई जाती है जिसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। यही कोशिकाएं ओसिन प्रोटीन का स्त्रावण करती है। अस्थियों में परिअस्थिक आवरण के अंदर में व्यवस्थित अवधात्री पाई जाती है। इन धात्रियों के पट्टिकाएं कहते हैं। देखो क्या बोला है कि जो अस्थि होता है, अस्थि जो होता है मतलब जो हड्डी होता है उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, तंतु का आवरण पाया जाता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, परिअस्थिका या पेरिऑस्टियम कहते हैं। इस आवरण के द्वारा टेंडन्स, लिगामेंट तथा दूसरी पेशियां जुड़ी रहती है। परिअस्थिका की जो आंतरिक सतह होती है, मतलब जो परिअस्थिका पाई जाती है, उसमें क्या होता है, एक कोशिकीय मोटी स्तर की पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं।
यही कोशिका ओसिन प्रोटीन का स्त्रावण करती है। जो परिस्थिका होती है वो उसका जो एक सतह होता है, उसकी जो कोशिका की मोटी भित्ति होती है उसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, और ये क्या करता है, ओसिन प्रोटीन का सिक्रेशन करता है। अस्थियों में परिस्थिक आवरण के अंदर में व्यवस्थित अधात्रिक मैट्रिक्स पाई जाती है। इन धारियों को क्या बोलते हैं, जो मैट्रिक्स पाया जाता है इसको, इन धारियों को बोलते हैं पटलिका या लैमेली। जो लैमेली होती है वो खाली स्थान वाले व्यवस्थित रहते हैं, खाली स्थान में, जिन्हें गर्तिकाएं कहते हैं। गर्तिकाओं की शाखा को कैनालिकुली कहते हैं। गर्तिका जो होती है उनकी शाखा को क्या बोलते हैं, कैनालिकुली। और गर्तिकाओं में शाखित कोशिकाएं होती है जिसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। देखो लेक्यूनी है, कैनालिकुली है, हार्वेशन कैनाल है, एडजेंट हार्वेशन कैनाल है, इस प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारी हड्डी है, हड्डी के आसपास क्या पाया जाता है, आर्टरीज पाए जाते हैं, कॉम्पैक्ट बोन होता है, पेरिस्टियम होता है, मैरो, बोन मैरो जिसको बोलते हैं, वैन होता है, सॉफ्ट होता है, मैरो कैविटी होता है ना, स्पॉन्जी बोन होता है, कहीं पे आर्टिकुलर कार्टिलेज, इस प्रकार का जो हमारा हड्डी होता है, अस्थि जो होता है, इस प्रकार की संरचनाओं से बना होता है। अगर लंबी और मोटी हड्डी देखते हैं, अस्थि देखते हैं, तो उनके बीच में एक खोखला संरचना पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, मैरो कैविटी बोलते हैं, मज्जा गुहा बोलते हैं। ठीक है, ये जो है प्रत्येक कैविटी, मोटी और बड़ी हड्डी होती है, उनके बीच बीच में क्या पाया जाता है, गुहा पाया जाता है जिसको मैरो कैविटी कहते हैं। मज्जा गुहा में नरम अर्ध ठोस कोमल वर्षीय ऊतक भी भरा होता है, वर्णीय ऊतक भी भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। यह हड्डियों के सिरों पर लाल तथा मध्य में पीली होती है, जिन्हें क्रमशः लाल अस्थि मज्जा तथा पीली अस्थि मज्जा के नाम से सूचित किया जाता है। क्या होता है, जो लंबी और मोटी हड्डी होती है उसके बीच में क्या होता है, कैविटी होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैरो कैविटी बोलते हैं। और मैरो कैविटी में क्या होता है, नर्म अर्ध ठोस और कोमल क्या भरा होता है, ऊतक, वर्षीय ऊतक भरा होता है। ठीक है, वसीय ऊतक भरा होता है, वसीय ऊतक भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा कहते हैं यह हड्डियों के सिरों पर लाल तथा मध्य में, अगर ये हड्डी है ना, तो इसके सिरों पर क्या पाया जाता है, रेड पाया जाता है, और ये बीच में क्या पाया जाता है, येलो पाया जाता है। तो जो लाल होता है उसको लाल अस्थि मज्जा कहते हैं, और जो येलो होता है उसको येलो अस्थि मज्जा, पीला अस्थि मज्जा कहते हैं। लाल अस्थि जो होता है वो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती है तथा यह केवल स्तनियों में पाई जाने वाली होती है। पीला अस्थि मज्जा जो होता है वो श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती है। अस्थि मज्जा जो होता है तंतुमय संयोजी ऊतक के आवरण से घिरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, अस्थिका कहते हैं। इस प्रकार का देखो, मैरो है आपका, आउटर पेरिस्टोम है, ऑस्टियोब्लास्ट लेयर है, लैमेली पाए जाते हैं, लैमेली हम लोगों ने पढ़ा, लेक्यूम विथ ओस्टियोसाइट्स पाया जाता है, कैनालिकुली पाया जाता है ना। अगर अस्थिका देखेंगे, एंडोस्थेयम देखेंगे, अंतः अस्थिका, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं का एक स्तर में व्यवस्थित होती है, जो ओसिन का स्त्रावण या मैट्रिक्स की धारियों के रूप में बढ़ती है। अंतः अस्थिका जो होते हैं, एंडोसिथम जो होते हैं, उसमें भी ऑस्टियोब्लास्ट की कोशिकाएं जो होती है वो एक स्तर में होती है, जिसको क्या बोलते हैं, ओसिन का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करती है, ओसिन का स्त्रावण करती है, और अधात्री मैट्रिक्स के धारियों के रूप में बढ़ाती है। इस प्रकार अस्थि जो होता है वो मैट्रिक्स के तरफ व्यास में वृद्धिशील होती है। पतली जो अस्थियों है, पतली अस्थियां जो होती है उसमें अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती, मोटी और बड़ी अस्थियों में ही अस्थि मज्जा पाई जाती है। जो छोटी और चपटी असममित अस्थियां होती हैं उनके ऊतक जो होते हैं वो प्रवाह पेरियोस्टिमम की रक्त वाहिनियों से की जाती है, परंतु अधिक मोटी और मजबूत होने के कारण लंबी हड्डियों में रक्त प्रवाह के लिए विशेष व्यवस्था होती है। लंबी अस्थियों में कुछ महीन छिद्र होते हैं जिसके कारण जो रुधिर वाहिनियां हैं वो अस्थि मज्जा में घुसती है। मतलब ये जो है ये अस्थि हो गया, ठीक है, और इसमें अस्थि मज्जा यहाँ है, तो इसके लिए क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे क्या होता है, रक्त वाहिनियाँ उसके अंदर घुसती है और वहाँ पे सप्लाई बना रहता है। फिर मज्जा गुहा की इन रुधिर वाहिनियों की शाखाएं अधात्री में घुसकर चारों ओर फैल जाती, फिर यहाँ से ये निकल गया और फिर से मैट्रिक्स में चारों ओर फैल गया। अधात्री में इनके लिए महीन नालियां बन जाती है। इनकी प्रमुख नालियां प्रायः अस्थि की लंबाई के बराबर होती है।
है ना, तथा हैवेरियन नालियाँ कहलाती है। हैवेरियन कैनाल्स कहलाते हैं किसको, जो क्या करता है, आपका जो अस्थि होता है उसमें जो मैट्रिक्स होता है, मज्जा गुहा जो होता है उसमें जाता है और वहाँ से निकल जाता है, फिर शाखाओं में पूरा फैल जाता है। ये जो नालियाँ होती है वो हड्डियों के लंबाई के बराबर होती है। इसको क्या बोलते हैं, हार्वेशियन नलिका कहते हैं। प्रत्येक हार्वेशियन नलिका के चारों तरफ 8 से 15 पटलिकाएं व्यवस्थित होती है। ठीक है, हार्वेशियन नलिकाओं तथा पटलिकाओं को एक साथ हार्वेशियन तंत्र कहते हैं। एक हार्वेशियन नलिका तथा उसके चारों तरफ की पटलिकाओं और उसमें उपस्थित ऑस्टियोसाइट अस्थि की रचनात्मक इकाई बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोन कहते हैं। किसको बोलेंगे, जो हार्वेशियन नलिका होता है ना। हार्वेशियन नलिका में क्या होता है, पटलिका जो होती है उसमें पटलिका पाए जाते हैं और उस पटलिका और हार्वेशियन नलिका को एक साथ हार्वेशियन तंत्र कहते हैं। हार्वेशियन नलिका तथा उसके चारों तरफ पटलिकाओं और उसमें उपस्थित ऑस्टियोसाइट जो होते हैं वो अस्थि की रचनात्मक इकाई बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोन कहते हैं। हार्वेशियन नलिका क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से अस्थि के बाहर और भीतर की ओर रुधिर वाहिकाओं से कुछ आड़ी तिरछी नलिकाओं के द्वारा जुड़ी रहती है। इन नलिकाओं को क्या बोलते हैं, वॉकमैन नलिकाएं। जो हार्वेशियन नलिकाएं जो होती है वो अस्थियों से बाहर, है ना, रुधिर वाहिनियों से कुछ आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, वॉकमैन कैनाल्स कहते हैं। ये है आपका हार्वेशियन कैनाल, यहाँ से पाया जाता है। इसको बोलेंगे हार्वेशियन कैनाल। लेमेली और ल्यूगिना कैनालिकुली को क्या बोलते हैं, एक साथ हार्वेशियन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और एक और चीज, देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा हार्वेशियन कैनाल, सॉलिड और कॉम्पैक्ट बोन, ये जो रुधिर वाहिनियों से जुड़ा रहता है इसको बोलते हैं वॉकमैन कैनाल। यहाँ पे जो गुहा होता है इसको बोलते हैं मैरो कैविटी, है ना। अब आपको ये वाला डायग्राम समझ में आ गया होगा, आपके बुक में दिया हुआ है, उसको देख के अच्छे से रीड कर लेंगे आप लोग। ये है कैनालिकुली, कैसा दिखाई देता है, कैनालिकुली, और ये है लैक्यूना। और कैनाल कहाँ पाया जाता है, इनके मिड में पाए जाते हैं। इसके बाद जो छोटी हड्डियाँ होती है और बड़ी हड्डियाँ, दो प्रकार की हड्डियाँ होती है। तो जो बड़ी हड्डियाँ होती है उसको अलग अलग प्रकारों में हम लोग विभाजित कर देते हैं, लेकिन जो छोटी हड्डी होती है उसको अलग अलग प्रकारों में हम विभेदित नहीं कर सकते। इसके आगे हड्डियों के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो तक CG शिक्षा ऐप में। धन्यवाद।